हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए आज क्वेश्चन बैंक के सीरीज में आप लोग को आज हम 10 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ेंगे, जो आप लोग को 2026 में जो स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उनके दृष्टिकोण से ये रामबाण साबित होगा, है ना। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, है ना। ठंडा है, थोड़ा बच के पढ़ना है ना। रजाई के अंदर पढ़ना है, ये नहीं कि हीरो बनना है। धुरंधर में जो कौन सी नाम है, रहमान डकैत, हाँ याद रखना। चलो क्वेश्चन की कह क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है भारत की दलीय व्यवस्था के 4 लक्षण का उल्लेख करें। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है भारत की दलीय व्यवस्था के 4 लक्षण का उल्लेख करें। लक्षण बुझे छी? लक्षण जना पेट में दर्द होइ छै कहै छै लक्षण की छौ, तऽ गैस बनै छै। पेट में दर्द करे छै, अपेंडिक्स हो गेलै, मन कुआयल रहै छै, बुखार लग गेलै, माथा दर्द, हर बात को समझा? हाँ समझ गए। एक रेत कहै छै लक्षण, तऽ कहै छै कोन व्यवस्था का लक्षण? भारत में दलीय, दलीय मतलब पार्टी, किसका? पार्टी। बस आंसर समझ लो। कहता भारत की दलीय व्यवस्था के 4 लक्षण निम्न है। सबसे पहला, भारत में बहुदलीय व्यवस्था स्थापित है। बहुदलीय का मतलब भारत में क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी, कई पार्टी है, जिसे हम क्या कहेंगे? बहुदलीय व्यवस्था। फिर कहता है भारतीय राजनीति में प्रारंभ से ही सांप्रदायिकता एवं क्षेत्रीयता का भाव विद्यमान रहा है, यानी अपने अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ना। जैसे बिहार में आरजेडी है, जदयू है, लेकिन बीजेपी राष्ट्र लेवल पे। बात को समझा? बात को वही तो समझना। फिर कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1966 तक एक ही दल का प्रभुत्व रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से फिर 1952 में जब चुनाव होता है तो 1952 से 1967 तक के, बात को समझ गया? तब उसी को क्या कहते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक दलीय प्रभुत्व। फिर कहता भारत में आम तौर पर विरोधी दल का स्थान दल के भीतर असंतुष्ट गुट ले लेते हैं। मतलब अगर तुम पार्टी में है, अगर अच्छा पद नहीं मिला तो तुम इस पार्टी से क्या करेगा? रिजाइन दे देगा, तो अपना एगो पार्टी बना लेगा। यही लक्षण है। बात को समझ गया? तो लक्षण में याद रखना है भारत की दलीय व्यवस्था के 4 लक्षण का उल्लेख। पहला, भारत में बहुदलीय व्यवस्था स्थापित। भारतीय राजनीति में प्रारंभ से ही सांप्रदायिकता एवं क्षेत्रीयता का भाव। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1966 तक एक ही दल का प्रभुत्व रहा था। भारत में आमतौर पर विरोधी दल का स्थान दल के भीतर असंतुष्ट गुट ले लेते हैं। ये आप लोग को 4 लक्षण है, आप लोग को याद रखना। अगला है चुनाव आयोग के 4 कार्य का उल्लेख करें, यानी इलेक्शन कमीशन। ओकर कहै छै 4 गो काम। जना तोरा पूछते तोहर कोन काम, तो तू कहबी पहला काम पढ़ै छियै, दोसर काम नहीं पढ़ै छियै, तेसर काम खूब पढ़ै छियै, चौथा काम नहबै नहीं छियै, अभी ठंडा छै। 4 गो काम होले। वह बात यहाँ कह रहा है इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, है ना। ओकर 4 गो काम। तो बस की कहबी? मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता बुझे छी? वोटर लिस्ट। ये तैयार के कराता है? निर्वाचन आयोग। चुनाव संपन्न कराना, यानी चुनाव का पूरा विधि विधान प्रक्रिया व्यवस्था तरीका से हो, ये व्यवस्था कौन करवाता है? चुनाव आयोग। राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त प्रदान देना, है ना। मतलब अगर हम कोई भी पार्टी बनाएंगे तो हमको मान्यता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो चुनाव आयोग फैसला करेंगे। वही उसका काम है। चौथा, चुनाव में नामांकन पत्र की जांच करना। अब जना हमार नाम है, हाँ जानबे करे छी विलास कुमार, आ जा करके हम कह दिया आयुष कुमार मेरा नाम है, वोटर लिस्ट चेंज करवा करके आधार कार्ड चेंज करवा, तो ये सब जांच प्रक्रिया करने का अधिकार किसके पास है? चुनाव आयोग के पास। यही तो लक्षण है। बात को समझा? बात को समझ रहे हो? हाँ चले। अगला है 3 नंबर में, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर किसका चुनाव होता है पता है ना? राष्ट्रपति का। किसका? राष्ट्रपति का। बस यही बात को समझना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कब? 2024 में बबुआ। कहे छै एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में मतदाता रैंक, यानी 1 2 3 रैंक के हिसाब से। किसके हिसाब से? रैंक के हिसाब से। और इस सब में भाग हम लोग नहीं लेते, हम जनता नहीं लेता। इसमें विधानसभा के सभी सदस्य लेते हैं, लोकसभा के सदस्य लेते हैं और राज्यसभा के सदस्य लेते हैं। कहता है पसंद के अनुसार अपना मत डालता है। मतदाताओं के पास उम्मीदवारों का रैंक, यानी पसंद की संख्या। एक ज्यादा पसंद है, ई तनी कम पसंद है, ई थोड़ा कम पसंद है ना। विवाह होतो न तब तो लड़की देखे ई पसंद नहीं छो, ई छाओ पसंद, लेकिन वैसा नहीं छो। देखिए रैंक मिल रहा है ना रे। हाँ बस यह बात यहाँ समझे एकल संक्रमणीय मत पद्धति।
करने का विकल्प होता है, साथ ही साथ उसकी पहली पसंदीदा उम्मीदवारों को हटा दिया जाता है, तो वे भी उसका मत उसकी पसंद के अनुसार स्थानांतरित किया जा सकता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल प्रणाली द्वारा ही होता है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव इसी के द्वारा होता है। बात को समझा? चलिए तीसरा क्वेश्चन है, चौथा, स्वतंत्रता के ठीक बाद भारत द्वारा सामना की गई किन्हीं दो प्रमुख चुनौतियों को लिखें। देखिए क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं, कई बार बोले हैं क्वेश्चन बैंक अगर पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन बैंक में सिर्फ क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम आसान भाषा में उसको अगर समझना है। कह रहा है स्वतंत्रता के ठीक बाद, यानी हमको जब आजादी मिली, यानी 1947 में भारत को जब आजादी मिली, तो उसी समय कह रहा है कि भारत के किन्हीं दो प्रमुख चुनौती, यानी उनके पास कौन कौन चुनौती थी जो सामना करना पड़ा। किसको? भारत को, उस समय के नेता को, उस समय के प्रधानमंत्री को, उस समय के राष्ट्रपति को, उस समय के गृह मंत्री को। बस यही बात को समझना है। तो दो बात यहाँ पे, भारत जैसे नए राष्ट्र की चुनौतियां निम्नलिखित है। कई आप लोग को पढ़ाए प्रथम चैप्टर में, भाषा को लेकर के आंदोलन हुआ, राजनीति को लेकर के आंदोलन हुआ, बात को समझो, सांप्रदायिकता के आधार पर लेकर के आंदोलन हो रहा, अभी तक हो भी रहा है ना। तो यहाँ पर कहता है सबसे पहला स्ट्रक्चर जो तैयार हुआ, मॉडल जो तैयार हुआ, कहता है देश के विकास के लिए एक मॉडल को अपनाने को चुनौती है, यानी हम अपने देश को विकास कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तुरंत हम आजाद हुए हैं। जैसे आप लोग मान के चलिए, एग्जाम्पल में समझना, एग्जाम्पल में आप बीमार पड़ गए, कमाने वाला कोई नहीं, फिर आप 1 साल के बाद ठीक हुए, ठीक होने के बाद आपके मन में ये चलेगा कैसे कमाएंगे, जो हम कर्जा जो लिए हैं कर्जा को तोड़ेंगे। सोचिएगा कि नहीं सोचिएगा? एकदम सोचिएगा। फिर वो कर्जा तोड़ेंगे तो कैसे कमाना है, कर्जा भी तोड़ेंगे, पेट में भी खाना है, बाल बच्चे को भी पढ़ाना है, घर भी बनाना है, बाल बच्चा को शादी भी करना है। बात को समझे? बस यही बात तो यहाँ समझ जाओ ना यार, कुछ नहीं है। आजादी हमको मिली तो चुनौतियां का सामना करना पड़ा। भाई हम अपना देश को आजाद तो कर लिए, लेकिन इसका विकास कैसे करें, प्रत्येक घर में रोजगार कैसे दें, सड़क कैसे बनाए, पुल कैसे बनाए, एजुकेशन को कैसे बढ़ाएं, मेडिकल को कैसे बढ़ाएं, यही तो है। समझा बात को? बस वही चीज, देश के विकास के लिए एक मॉडल को अपनाने का चुनौती, आर्थिक विकास एवं आर्थिक सामाजिक न्याय की नीति दोनों साथ लागू करने की चुनौती, विविध विचारों, यानी अनेक प्रकार के विचार, कोई तेलुगु भाषा बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई अंगिका बोल रहा है, कोई बंगाली बोल रहा है, बात को समझो। हाँ, सिद्धांतों के सामंजस्य स्थापित करने की चुनौती। देखो भारत में सब अलग अलग भाषाएं बोलती, लेकिन है क्या, आई एम इंडियन सिटीजन, मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। कहता विभिन्न धर्म एवं संप्रदाय के बीच सामंजस्य स्थापित करना, मतलब हम धर्म को लेकर के नहीं लड़ेंगे, सब धर्म के व्यक्ति जितने भी हैं सब भारत के लाल हैं, सब भारतीय व्यक्ति हैं, भारत के नागरिक हैं, इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन उस समय सोचना पड़ा, किस समय, जब हमको आजादी मिली। अब तो हम लोग बहुत उन्नति कर चुके हैं, बहुत ज्यादा उन्नति कर चुके हैं, है ना। उस समय की स्थिति में अभी बहुत आगे हैं हम लोग, तो अब उतना बात तो है नहीं, भेदभाव रखते नहीं। उस समय जाति पात को लेकर के भेदभाव, गौ समाज को लेकर के, इस सब को एक साथ लेकर के चलना, उस समय के नेता को सोच लो कितना चुनौती हुआ होगा। बात को समझो, बस यही था चुनौती। कब? आजादी के बाद। फिर कहता एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ क्या है, एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ क्या है, आप लोग को बताए हैं। एक दलीय प्रभुत्व का मतलब एक दल बार बार जीतेगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वही दल के लोग बनेगा, एक दलीय प्रभुत्व है। और ऐसा कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 से लेकर के 1966 तक, फिर इंदिरा गांधी आई, फिर बीच में थोड़ा सा मोरारजी देसाई, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, बीपी सिंह, फिर बीच में आया अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद फिर आया डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसके बाद अभी नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर के 2029 तक। अभी एक दलीय प्रभुत्व है, एकदम हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगाते हुए सब कोई वोट कर देता है। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को वोट किया होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस पार्टी से थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। बात को समझते जाओ यार, कुछ नहीं है, माइंड को विकसित करो, बात को समझो, ठंडा है। कहता है साधारणतः देखा जाता है कि बहुत से ऐसे देश हैं जिसमें कई तरह की पार्टियां होती है। देखो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, किंतु किसी एक ही पार्टी या कई पार्टियों के समूह के पास सत्ता होती है, शेष पार्टियां सत्ता में भागीदारी नहीं कर सकती है। जैसे स्वतंत्रता के बाद केवल कांग्रेस पार्टी का ही सत्ता रही, उसे 1952 से पहले, 1952 के पहले, 1957 के दूसरे, 1967 के तीसरे आम चुनाव में विशाल बहुमत मिला। अन्य पार्टियां इतनी कमजोर थी कि वे कांग्रेस की प्रतियोगिताओं करके सत्ता में नहीं आ सकते थे। मतलब उस समय छोटा छोटा पार्टी इतना कमजोर था कि इसका चुनौती देने वाला कोई नहीं। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का। बस यही तो है, लगातार जो शासन किया एक दलीय प्रभुत्व,
एक दलीय प्रभुत्व हो गया। बात को समझा? हाँ, तो अब ये बताना है प्रथम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितना सीट मिली थी लोकसभा में। आप लोग को पता है, जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। प्रथम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितना सीट मिली थी, बात को समझे? चलिए जवाब देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर में है बहुदलीय व्यवस्था क्या है। अब बोली वहां एक दलीय व्यवस्था, अब कह दिल के बहुदलीय, सब पार्टी मिल करके सरकार चलाएंगे। बात को समझे? बस हो गए। ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा है। कहता बहुदलीय व्यवस्था विभिन्न राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है एवं एक या विभिन्न दल मिलकर सरकार बनाते हैं। सरकार निर्माण से भी एक दल या एक से अधिक दलों का सहयोग होता है, उसी को क्या कहेंगे? बहुदलीय व्यवस्था कहेंगे। जैसे अभी बिहार में ले ले, क्या वो पार्टी मिल करके सरकार बना रही है? हम पार्टी, जीतन मांझी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, दूसरा कौन है? बीजेपी, तीसरा कौन है? जदयू, चौथा कौन है? चिराग पासवान का पार्टी, फिर उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी। देखिए 5-6 पार्टी मिल करके बिहार में सरकार चला रही है, इसको क्या कहेंगे? बहुदलीय व्यवस्था कहेंगे। और जहां पर एक पार्टी एक दलीय व्यवस्था कहेंगे। बात को समझा? बस यही बात तो समझना है चेला, कुछ नहीं है। कहता दलीय प्रणाली के विभिन्न प्रकारों को लिखें। ये क्वेश्चन 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहा है 2023 में? दलीय प्रणाली के विभिन्न प्रकारों, विभिन्न प्रकार। हाँ, कैसे दलीय प्रणाली लोकतंत्र का आधार है और यह जनता और सरकार के बीच एक कड़ी है। दलीय प्रणाली 3 प्रकार, यानी एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली, है ना। जो जनता और राजनीति के बीच में जो कड़ी संबंध है हम लोग का, उसी में कह रहा लोकतंत्र में एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। बात को समझे? चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के 2 कार्य लिखें। निर्वाचन आयोग का 2 कार्य, इससे पहले 4 वो आप लोग पढ़े थे, तो यहाँ पर भी 2 मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव संपन्न कराना। ये भी क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2023 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। देखिए बबुआ, क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? आप लोग को बताए हैं, जहां पर सभी धर्म का क्या हो? सम्मान हो। 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष। देखो आराम से समझना। कहता अनेक मतों को मानने वाले, अनेक मतों मतलब धर्म को मानने वाले, भारत के लोगों की एकता और उनमें बंधुता स्थापित करने के लिए संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है। इसका अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों को समान रूप से रक्षा करेगा और स्वयं किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा, है ना। राज्य के इस धर्मनिरपेक्ष उद्देश्य को विनिर्दिष्ट रूप से उद्देशिका के संविधान में, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। मतलब पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कोई भी राज्य, भारत के 28 राज्य में कोई भी राज्य या देश किसी भी धर्म का ना तो बढ़ावा देगा ना ही दाबने का प्रयास करेगा। उसका कर्तव्य है कि वो सभी धर्म को सुरक्षा प्रदान करे। हाँ, राज्य में कोई भी स्पेशल धर्म लागू नहीं होगा धार्मिक। जैसे हम लोग हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है तो आप कहेगा बिहार हिंदू राज्य बनेगा, उत्तर प्रदेश हिंदुत्व राज्य बनेगा, ऐसा नहीं। सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है भारत में और सभी धर्मों को एक नजरिया से देखा जाता है और सभी धर्मों को सुरक्षा प्रदान करने का सरकार के पास अधिकार है ना। संविधान में ये बात को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। बात को समझे? अब कहता है लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व शासन क्यों कहा जाता है। तो बबुआ रे, लोकतंत्र को इसलिए कहा जाता है, लोकतंत्र, लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन, जहां पे जनता के द्वारा शासन हो, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनता है तब वो शासन करता है। हम अभी किसको चुने हैं? बीजेपी, जदयू सब बहुमत में सरकार है या केंद्र में बीजेपी है, तो जनता ने चुना जी। नरेंद्र मोदी अपने जाकर के तो नहीं बैठ गया होगा कि हम प्रधानमंत्री बन गए, नहीं। इसका मतलब जनता ने उसे वोट दे करके चुना है तब वो वहां पे जाके बैठा है। इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं, जहां पे जनता के द्वारा शासन किया जाता है। कहता है लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन कहा जाता है। जो सरकार का गठन और शासन का संचालन करती है, लोकतंत्र प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष जनता का प्रतिनिधित्व ही शासन का संचालन करती है। इसीलिए लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन कहा जाता है। मतलब सीधा समझ जाना है एक लेने में, जहां पे जनता के द्वारा है ना प्रतिनिधि को चुना जाता है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में पॉलिटिकल साइंस में, और ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को कराएंगे। ये मत सोचिएगा ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।